कि उनका मतलब कहने का यही है कि 2018 तक पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं थी, पाकिस्तान में हर आदमी जो है पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था और पाकिस्तान जो है अमेरिका को कर्ज देता था। ये शायद 2018 के बाद सारा कुछ हुआ है। इतना अच्छा पाकिस्तान था तो आईएमएफ को क्या आप कर्ज देने जाते थे? मतलब बेवकूफ बनाने की भी इंतहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कर्ज इन्होंने लिए और ये इतने बड़े चीते बनते हैं। ये जो आखिरी 16 महीने थे, ये जो नवाज शरीफ साहब मुल्क में माशी इनकलाब लाने वाले हैं, तो ये अपने भाई को थोड़ा सा इनकलाब क्यों नहीं दिया था? डॉलर जो है बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का इमरान खान की वजह से। ओ भाई, इमरान 180 में देके गया था तुम्हें, जो तुम्हारे साथ एक कुर्सी छोड़ के दो बैठे हुए थे, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने जो है पूरी, जब से पाकिस्तान बना 2018 तक 175 का डॉलर था, इन्होंने 1.5 साल में 175 से 300 कर दिया। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये 1990 में बैठे हुए ये समझते हैं कि जाके 4 और 5 अल्फाज बोल के और जो है मुंह में मिठाई डाल के जो है ना बाहर आ जाओ। अब वो नहीं चलना भाईजान, अब जो है दौर चेंज हो चुका हुआ है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं उपकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुमताज माशदान सैयद मुजम्मल असलम। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाह साहब, बताइएगा, आईएमएफ की डील हो गई, डॉलर मुस्तहकम हो गया, स्मगलिंग रोक ली गई, मुल्क कहां पर स्टैंड करता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो इस तरह का फेज जो है पिछले 2 साल में 4 दफा आ चुका है। तो और जब आया, सब ने जो है खुशियां मनाई और मनाना बनती भी हैं, और सबने एक उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिन पाकिस्तान के माशी बहरान जो है पाकिस्तान से निकलेगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। लेकिन हमने देखा कि उसके चंद महीनों के अंदर ही जो है वो तमाम की तमाम चीजें जमीन बोस हो गई और हालात जो है उसके बाद मजीद खराब हुए। तो अभी ये जो कल रिव्यू हुआ है, उस रिव्यू के बाद ये एज्यूम कर लेना कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो रही है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। ये तमाम चीजें जो है ये जुलाई में जब इसहाक डार ने किया था उस वक्त भी बोला था, जब पिछले साल मिफ्ता ने किया था उस वक्त भी बोला था, जब आखिरी दफा शौकत साहब ने बोला था उस वक्त भी बोला था। अब मसला ये है कि भाई, अगर आपके फाके चल रहे हो और एकदम कोई आपको आके जो है खाने की प्लेट दे जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहें कि जी अभी मेरे को कोई खाने की प्लेट देगी और मेरा पेट भर गया तो अब मैं जो है जिंदगी भर भूखा नहीं रहूंगा। 24 घंटे के अंदर फिर आपको खुराक की जरूरत पड़ेगी, और अगर उस वक्त खुराक मुहैया नहीं होगी तो आप फिर फाके की तरफ आ जाएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है ना, ये सूरत हाल हमारी उसी तरीके की है। आ, वो एक अलग बात है कि जब आप काफी दिनों से फाके में हो और एकदम खाना मिले तो आपकी खुशी का मियार ही कुछ और होता है, आपकी तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का मियार ही कुछ और होता है। तो वो बेसिकली हम उस तसल्ली और सेटिस्फेक्शन से गुजर रहे हैं, और चैलेंजेस हमारे जो है पहाड़ों में वो आपके दोस्त जो हैं 21 अक्टूबर को जिनकी वापसी हुई थी, तो वो अभी मुश्किल जो है आईएमएफ अभी कल सिर्फ ये रजामंदी देके गया कि रिव्यू पास हो रहा है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको पास करना है। वो लाहौर चैम्बर में जाके एमएनएसटी स्कीम का ऐलान कर कर आ गए। आईएमएफ को सख्त चिढ़ है उससे, सख्त चिढ़ है, और वो जाके ऐलान कर कर आ गए एमएनएसटी स्कीम का। तो मतलब वो हमें कोई माशाल्लाह दुश्मन की जरूरत नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी? सर, इसकी वजह क्या थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर इस तरह की स्कीम देने की? देखिए, बात ये है कि वो मंजन बेचना है ना। अब वो जैसे आपके जो पेटी भाई हैं, उनको 10 अरब के इश्तिहार मिल गए, तो इस तरह हर जगह जाके जो है मंजन बेचना है ताकि वो जो है सबको खुश रख सके, वो उनकी तारीफें करें, वाह वाह करें, और फिर कोई माहौल बने और उनको कोई आगे पुश करे कि हाँ यार ये आदमी ठीक है हमारे लिए। ठीक है, भाड़ में जाए मुल्क, लेकिन हमारा तो फायदा करा रहा है ना, तो इसको सपोर्ट करो। तो वही एक उनका पुराना वतीरा है, 1990 से निकले ही नहीं है अभी तक वो बात। उनको पता ही नहीं है कि वो जिनसे कल मिलने गए वो तो उस दिन वोट देने ही नहीं निकलते। वोट तो जो है नौजवानों ने देने निकलना है इस साल। उनकी उस दिन जो है जिसे कहते हैं कि एक वो आप समझ लें कि ईद की छुट्टी नहीं होती जैसे, वो उस तरह उन्होंने सेलिब्रेट करना है, या वर्ल्ड कप का फाइनल है उस तो तरह जो फाइनल खेल। अगर बिजनेस कम्युनिटी को मिलते हैं, ताजरान को मिलते हैं और फिर उन्हें एमएसटी स्कीम का भी ऐलान करते हैं,
तो इट मीन्स के कुछ तो है ना, कुछ इतना आम नहीं है, सिर्फ एक वोट की बात नहीं है। शायद कोई फंडिंग हो या फिर कोई तावन की बात हो, इस तरह के कोई मामलात हो सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली जब ये सियासी जमातें जब इलेक्शंस के लिए उतरती हैं तो वो पीछे जो है एक तो होता है ना वोटर सपोर्टर, एक होता है फाइनेंसर। तो वो भी जो है स्पॉन्सर्स जो होते हैं जो पूरे इलेक्शन की कैंपेन के खर्चे उठाते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों ने जो है अल्लाह आपका भला करे, फिर वो उस पे अपने फायदे लेने होते हैं। बहुत सारी सनतें जो है पीछे बास सियासी जमातों की होती हैं खड़ी हुई कि ये आएंगे तो हम इनसे काम करवाएंगे। तो ये भी एक इशारे होते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ ये वोट तक महदूद नहीं है बात, ये वोट के बियॉन्ड भी है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। थोड़ा सा इनका रुख जो है ज्यादा इस तरफ रहता है। अब आप देखें ना कि इनकी सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्युएंसी कहा जाती है वो ट्रेड, ये जो रिटेल एंड होलसेलर है उसकी कहा जाती है। ये उसको टैक्स लगने ही नहीं देते। आपको याद होगा पिछली दफा आईएमएफ ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ 3,000 रुपए की दुकान लगाया था। 3,000 रुपए होता क्या है? अगर आप जो है ना अल्लाह आपका भला करे 10,000 रुपए का पेट्रोल डालते हैं ना, तो तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए हुकूमत को टैक्स दे देते हैं। तो एक दुकान पे 3,000 रुपए टैक्स क्या होता है? वो भी इन्होंने हटवा दिया था। वो मिफ्ता इस्माइल को मरियम ने ट्वीट पे लिखा था, मिफ्ता प्लीज लुक इनटू इट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर रहे हो। टैक्स हटवाने की वजह सिर्फ सियासी मकासद थी। बिल्कुल ऑब्वियसली, और क्या, एक प्रेशर आता है, और जो इनका फिर वोटर सपोर्टर के अलावा जो फाइनेंसर होता है वो तो जब समझते हैं, मुझे ये बता दें कि अगर ये टैक्स लगा दिया जाता है एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से बनता है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की माशियत बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं तो बड़ी असूल की बात करूंगा। जिसकी काबिल टैक्स आमदनी उससे टैक्स लेना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स नहीं लेंगे तो जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं उनके साथ आप ज्यादती करते हैं, ना इंसाफी करते हैं। और अगर आपका लीडर ना इंसाफी करता है तो वो फिर वो लीडर नहीं होना चाहिए, वो उस ओहदे का अहल नहीं होना चाहिए। तो ये तो लाजमी इसकी बात है, इनको लेना ही लेना पड़ेगा। और अब तो आईएमएफ इनके पीछे जो है ना मौत की, मलकुल मौत की तरह पड़ चुका है। और अगर ये नहीं करेंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलेगा। ये अगर लोगों को जाके ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये एमनेस्टी का भी झूठ बोल रहे हैं बाय द वे, ये नहीं आईएमएफ लगाने देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये लगाई तो आईएमएफ जो अभी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो है एक आदमी फाके में हो उसको खाना मिल जाए तो वो उस वक्त तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको अगली रोटी की फिक्र पड़ जाती है। तो हमें फिर वही वाली जो है चक्कर में, साइकिल में डाल देंगे ये, जो पिछले 2 सालों से बार बार हो रहा है। ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी पॉलिसियां जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता, और उनकी पॉलिसी इतनी ताकतवर थी कि भारत ने उन्हें कॉपी किया, भारत ने उन्हें देखा और वो तरक्की कर गए। देखिए, ये पाकिस्तान में ना, पाकिस्तानी अपने आप को तसल्ली देने में जो है ना बड़े माहिर है। जब हम छोटे थे, बल्कि अभी तक वो कहते हैं, डॉक्टर महबूबुल हक ने पाकिस्तान का एक माशी प्लान बनाया था, और वो माशी प्लान जो है पाकिस्तान ने रद्द कर दिया, वो कोरिया ने अप्लाई कर दिया, और आज कोरिया कहाँ से कहाँ निकल गया। अब ये दूसरे नवाज शरीफ साहब हमारे जो है डॉक्टर महबूबुल हक की जगह उन्होंने शायद ले लिए, और उनकी पॉलिसियां, यार उनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ लो कि जब आप पहली दफा वजीर आजम बने थे तो उस वक्त डॉलर का रेट तो 22 रुपए था, 20 रुपए था। तो आप तो वजीर आजम बन गए थे तो वो 100 रुपए तक कैसे चला गया? पहली दफा जब वो वजीर आजम बने 20 रुपए था, दूसरी दफा जब उन्होंने एटॉमिक धमाके किए तो उस वक्त 50 रुपए था, तीसरी दफा ये आए थे तो 105 रुपए था। तो उन्हें को जरा अपने माजी को तो थोड़ा सा याद कर लो। अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने 20 में लिया था, वो तो 5-10 रुपए का होना चाहिए था। तो ये तो आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। और दूसरा, ये बार बार कहते हैं कि जी वो मेरे दौर में डॉलर 100 रुपए का था, 105 रुपए का था। भाई आप अपने आखिरी दौर से क्यों गुनाते हो? आप पहले दौर से गिनाओ ना, जब आप आए थे 20 रुपए का डॉलर था उस वक्त कैसे बढ़ा। और फिर तो हम कायदे आजम से शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो डॉलर और रुपया बराबर था, 1-1 रुपया। और भुट्टो साहब के दौर में 3 रुपए का डॉलर था, फिर भुट्टो साहब से चलो शुरू कर देते हैं। तो ये, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये 1990 में बैठे हुए ये समझते हैं कि जाके 4 और 5 अल्फाज बोल के, और जो है मुंह में मिठाई डाल के जो है ना बाहर आ जाओ। अब वो नहीं चलना भाईजान। अब जो है दौर चेंज हो चुका हुआ है।
शाह साहब, बज़ाहिर तो यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसीज लाए हैं। वो जहां भी जाते हैं वो अपने दौर की याद ताज़ा करवाते हैं और बताते हैं कि बिल उस दौर में इतना आता था, आज बिल इतना आता है, उस दौर में डॉलर इतना था, आज डॉलर इतना आता है। तो क्या लगता है कि इस वक्त जो पढ़ा लिखा एक मुल्क का तबका है वो इन चीजों को समझ पाएगा? ये जो फैक्ट्स नवाज शरीफ साहब दिखाते हैं ये हकीकत पर किस हद तक पूरे उतरते हैं? देखिए, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखे के अलावा कम पढ़ा लिखा और बिल्कुल भी जो अनपढ़ है वो भी समझ चुके हैं। इसलिए जो अब इनके हालात है ना, ये 21 अक्टूबर के बाद कोई जलसा नहीं कर पा रहे, चैम्बर जा रहे हैं। और कल आप चैम्बर में भी हालात देखते, इससे ज्यादा तो लोगों ने मेरा वेलकम किया था जब मैं गुजरावाला चैम्बर गया था 1 साल पहले। अच्छा। वो जो है मतलब जब मैं गया तो एक गुजरावाला चैम्बर में एक उनके जो मेंबर थे उन्होंने हमारा घर में लंच किया। जब हम उधर गए तो वहां पे पूरे जो गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सारे चैम्बर के लोग वहां पे हमारे लिए, मैं था, शौकत तरीन थे, हमाद अजहर था, हमारे लिए इंतजार करते रहे। फिर हमने जो है 1.5 घंटा वहां पे जो है चैम्बर वालों के साथ बातचीत की। और फिर जाते हुए भी इतनी तस्वीरें, गाड़ी में बैठना मुश्किल हो गया था। और कल मैं देख रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा के वजीर आजम जो मतलब बनने जा रहे हैं, उनको जो है कोई 15 लोगों ने नहीं, और उसके साथ उनके साथ आप देखें शहबाज शरीफ, और इनके पास पार्टी का कोई आदमी नहीं रह गया, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब। नवाज, और वो औरंगजेब तो जो आपको पता है ना सेक्रेटरी है, वो उनका क्या, और वो और एक बट जो है वो तो सेक्रेटरी लेवल पे आती है। तो इनकी पार्टी में कोई लीड, और वो इसहाक डार साहब वो भी फैमिली के लोग। तो अभी सिर्फ फैमिली घूम रही है, कोई इनकी पार्टी में लोग नहीं है जो इस तरीके से जाएं और आगे जो है चीजों को लीड कर सके। और दूसरा, ना कोई जलसा कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि पढ़ा लिखा, इस वक्त हर एक ने इनको रद्द कर दिया हुआ है। और कल से जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, आप यकीन जाने, पहली दफा ऐसा हुआ है कि जितने भी कारोबारी लोग थे ना, कह रहे हैं ये फिर ट्रैप में डाल रहे हैं, ये फिर मुसीबत, ये अभी तक सुधरे नहीं है, ये लंदन जाके भी नहीं सुधरे, कि इनको अभी तक मईशत की समझ ही नहीं आई कि मईशत होती क्या है। सर, हमाद अजहर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जबरदस्ती गए थे। देखिए, वो जो हमाद अजहर साहब के पास इतला होगी, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं और हमाद जब गुजरावाला गए थे तो उससे ज्यादा हमें वेलकम मिला था। तो वो जो हालात देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि बिन बुलाए मेहमान थे। और पीछे एक पैनाफ्लेक्स भी लगाया हुआ था अपनी तस्वीरों का इनको, एक तो इनको अपनी तस्वीर का पैन। आवाज आपकी यार म्यूट हो गई है। ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि एक तरफ कहा जाता है स्मगलिंग को हमने रोक दिया है, डॉलर को मेंटेन कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि डॉलर का रेट जो है वो 250 रुपए तक गिरेगा, मगर आज भी डॉलर 287 पर कायम है। देखिए, बात ये है कि मैं अपने एक वालिद साहब की, मरहूम वालिद साहब की, उनकी हमेशा मुझे बात याद आती है कि आपकी जेब में पैसे हो ना तो महंगी चीज भी सस्ती है, और पैसे ना होना तो सस्ती चीज भी आपके लिए महंगी है, पहाड़ है। ठीक है। ये जो हम इस बहस में पड़ गए हैं, और ये नवाज शरीफ साहब भी ये इस बहस में पड़ गए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये बहस नहीं होनी चाहिए कि डॉलर का रेट क्या है, होना चाहिए 250-300। भाई बात ये होनी चाहिए कि वकार साहब या मुजम्मिल साहब की आमदनी इतनी हो कि डॉलर जितने का भी हो वो खरीद सकते हो, और उनके जहन में ये परेशानी ही ना हो कि ये जो है डॉलर इतने का मतलब हो गया, 250 का हो गया, 300 हो गया। हमारे काम काज, हमारी मईशत इतनी अच्छी हो कि ये चीज जो है इररेलिवेंट हो जाए। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2018-19 में एक डॉलर के एवज जो है 6 टर्किश लीरा मिलते थे, $1 के एवज। आज जो है $1 के एवज 28 टर्किश लीरा है। अब तुर्की पाकिस्तान की मईशत मतलब कोई जमीन आसमान का तो फर्क है ना भाईजान, की नहीं है? तो वो भी वहां पे हमने नहीं सुना, वहां पे लोग अपने कामों में मस्त है, वहां पे जो है चीजों की कीमतें या आमदनी उस तनासुब से बढ़ गई कि किसी को फिक्र ही नहीं होती। अब जापान जो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, कहाँ डॉलर 250 का, 287 का, कहाँ जो है 2.5-2 रुपए का 1 येन मिलता है। अब जापानी ये अफसोस में बैठ जाए कि यार हम तो अमेरिका को कर्ज देते हैं, लेकिन अमेरिकन $1 के एवज 150 येन मिलते हैं, 150 येन। ठीक है। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या, ये हमारे लीडरान को अभी तक समझ ही नहीं आई ये बात
और वो अवाम को भी जो है उस चक्कर में डाल के उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिए पकड़। ईशा साहब, मुझे बताइएगा कि आप इकोनॉमी को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। स्मगलिंग एक ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमी को तोड़ता है, इकोनॉमी की कमर को तोड़ता है। कहा गया था कि स्मगलिंग रोक दी गई है, ईरानी डीजल जो है वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि डीजल मिल रहा है, स्मगलिंग जारी है या खत्म हो गई है? देखिए, मैं ऑब्वियसली कराची बैठा हूँ, मैं इसको बोल नहीं सकता कि बंद हो गया है, ये रुक गया है। मैं लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ अरसे के लिए उसमें कुछ रुकावट आई थी, क्योंकि पिछले महीने 30% डीजल की ऑफिशियल सेल बढ़ गई थी। अब वो आने वाले महीने बताएंगे कि उसमें कितनी कमी हुई है, ये बेशी हुई है। मैं ये एक आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, ये दो रीजन दे दिए जाते हैं जिसपे स्मगलिंग को हलाल कर दिया जाता है। कहते हैं कि जी वो जो बॉर्डर के साथ जो लोग वहां रहते हैं उनका तो जरिया माश ही है, ठीक है ना, तो वो उनको करने दें। उनके चक्कर में जो है ना पूरे पाकिस्तान का आप बेड़ा गर्क कर देते हैं, नंबर एक। फिर नंबर टू, वो इसी तरीके से हमारे वो जो आपने देखा होगा फाटा वगैरह, ये जो इलाके हैं वहां पे जी, वहाँ जंगजदा इलाका है, वहां पे कारखाने लगाने दें ताकि वहां के लोगों का रोजगार हो। वहां पे जो है कराची लाहौर के बड़े बड़े सरमाएदार वहां कारखाने लगा के वहां पे टैक्स फ्री चीज बना के पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर देते हैं। एक तो स्मगलिंग बॉर्डर से होती है ना, एक पाकिस्तान से पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो जाती है। तो ये मजलूमियत को दिखाकर जो है ना ये बड़े बड़े लोग इसका फायदा उठाते हैं और फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। अच्छा, फिर उसमें जो हमारे जो वजीर खजाना और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, ये उनके साथी होते हैं। ये क्या करते हैं, मुल्क में टैक्स की शरह इतनी ज्यादा कर देते हैं कि स्मगलिंग का काम हेरोइन के काम से ज्यादा मुनाफा बख्श हो जाता है। मतलब कोई हेरोइन का काम कर ले या स्मगलिंग कर ले, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो वो क्या करते हैं कि इतने टैक्स की शरह बढ़ा देते हैं। जैसे आप सोचे कि पूरे मुल्क की चीनी, ओ सॉरी, चाय, टायर, ये तमाम की तमाम स्मगल हो रही थी उसकी, क्योंकि ड्यूटी और टैक्स इतने ज्यादा थे कि वो जो है सीधे रास्ते से आती नहीं थी। तो एक पॉलिसी में सिर्फ स्मगलिंग को ये बोल देना कि इसको रोक दो, इसको खत्म कर दो, इसमें पॉलिसी में तवाजुन लाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने टैक्स के ऊपर जो है मुल्क में जो है स्मगलिंग शुरू हो जाती है और कितने टैक्स से कम में स्मगलिंग खत्म होती है। और फिर दूसरे, ये जो मुतवसत तबके के जो शहरों के जो इलाकों के लोग हैं, उसका इलाज कुछ और है। आप उनको सनद बना के दे दें, आप उनको वो दे दें, जो आपका बेनजीर सपोर्ट एहसास दे दें और चीजें दे दें। ये क्या तरीका है कि आप उनको माशी तौर पे सपोर्ट करने के लिए उनको अलाउ करें और उनके चक्कर में जो है बड़े बड़े लोग जो है गेम बना के बैठ जाए और फिर आपका मुल्क जो है बेड़ा गर्क हो जाए। तो बहरहाल, ये तो ये पॉलिसी रिव्यू की जरूरत है। इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुल्क की जो इस वक्त बहुत से लोग बात करते हैं, जहां भी हम सुने जो उनके मुखालफिन हैं वो कहते हैं ये मुल्क की माशी तबाही इमरान खान की वजह से आई। उसने आईएमएफ प्रोग्राम को तोड़ा था, उसकी माशी पॉलिसीज खराब थी। तो क्या? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि 2018 तक पाकिस्तान जो है, जब से बना था 2018 तक पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी नहीं था, पाकिस्तान में कहीं बेरोजगारी नहीं थी। आपकी आवाज आवाज मेरे भाई, नवाज शरीफ साहब तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त। वो ये कह रहे हैं, मैं भी कुछ कह रहा हूँ ना, तो वो शहबाज शरीफ हमसे ज्यादा मतलब वो तो नहीं है ना कि हम तो रोजाना ही काम करते हैं। तो ये सवाल मेरा उनसे पूछ लीजिएगा, जवाब दे दे तो अच्छी बात है। कि उनका मतलब कहने का यही है कि 2018 तक पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं थी, पाकिस्तान में हर आदमी जो है, पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था और पाकिस्तान जो है अमेरिका को कर्ज देता था। ये शायद 2018 के बाद सारा कुछ हुआ है। इनसे आप सिर्फ ये पूछ लेना कि 2018 से पहले तक पाकिस्तान ने 22 आईएमएफ के प्रोग्राम ले लिए थे। 1947 से 2018 तक जो है ना 70 साल बनते हैं, यानी कि हर 3.5 साल में एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया। और ये जो 22 प्रोग्राम आईएमएफ के थे ना, इसमें जो पीडीएम और जो पीडीएम थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने 2/3 16 प्रोग्राम लिए। तो इतना अच्छा पाकिस्तान था, तो आईएमएफ को क्या आप कर्ज देने जाते थे? बेवकूफ बनाने की भी इंतहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कर्ज इन्होंने लिए। इन्होंने आईएमएफ से सबसे बड़ा कर्ज 2009 में पीपल्स पार्टी ने $10 अरब का लिया। फिर ये जो भाई साहब जो बातें कर रहे हैं, फिर रहे हैं आजकल, 2013 में $6.5 अरब का कर्ज लिया और पूरा ले लिया। उसको वापसी करने की जो जिम्मेदारी हमें दे दी कि आप देंगे वापस। तो ये तो इनका हशर था। और ये इतने बड़े चीते बनते हैं। ये जो आखिरी 16 महीने थे, ये जो नवाज शरीफ साहब मुल्क में माशी इनकलाब लाने वाले हैं, तो ये अपने भाई को थोड़ा सा इनकलाब क्यों नहीं दिया था?
कि वही इज्जत बचा लेता। वो तो अब देखें, आप बेचारे कोने में बैठे होते और साथ रगड़ा। अब मुझे तो मतलब समझ नहीं आती कि इनको एहसास भी नहीं होता कि ये बोल क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी डॉलर जो है बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का इमरान खान की वजह से। ओ भाई, इमरान 180 में देके गया था तुम्हें। जो तुम्हारे साथ एक कुर्सी छोड़ के दो बैठे हुए थे, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो है पूरी, जब से पाकिस्तान बना 2018 तक 175 का डॉलर था, इन्होंने 1.5 साल में 175 से 300 कर दिया। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई और जो है समधी को ताना दे रहे थे या किसी और को ताना दे रहे थे, या उनको पता ही नहीं है मासूमियत में कह लें कि, क्योंकि वो जो है इतना, जब वो उनका तो मशहूर है कि वो जब हुकूमत में होते थे तो काबीना के इजलास कम, बैरूनी दौरे ज्यादा करते थे। 400 दिन, जो वो 4 साल जब आखिरी दफा जिसमें इनकलाब लाए थे ना इस मुल्क में, 400 दिन वो मुल्क से बाहर बैरूनी दौरे में थे 4 सालों में। साल के 100 दिन, यानी कि हर चौथा दिन उनका मुल्क से बाहर होता था। मुजम्मल असलम साहब, आखिर में मुझे ये बता दें, कहा जाता है कि हमें 70 अरब डॉलर मिलने थे और फिर ये कहा गया कि गजा की सूरत हाल की वजह से वो हमें नहीं मिले। बहैसियत माशेदान क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि वही वाली बात जो मैं स्टार्ट में की थी हमने, कि 3 दिन प्लेट में थाली में खाना ना हो, चौथे दिन खाना मिल जाए तो हम जो है ऐसा सीना चौड़ा चल के घूम रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वही जरा सी पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जरा सा कोई इंटरेस्ट जाहिर कर दे या कोई सवाल पूछ ले। जैसे आप कभी बाजार गए हो कोई चीज खरीदने के लिए, कभी आपने नई भी खरीदनी हो तो किसी दुकान में आप घुस के गाहक बन के जाते हो, तो वो सेल्समैन आप पे कितनी मेहनत करता है। वो समझता है शायद यार गाहक आ गया ले गया, लेकिन अंदर से आप सोच रहे होते यार ये तो अभी मैं ऐसे जरा तफरी करने निकला हूँ या ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ। तो हम जो है ना वो पाकिस्तानी विंडो शॉपिंग या कोई अगर इंटरेस्ट जाहिर करता है, पूछता है, तो हम उस पे जो है ना वो अपने महलात बना लेते हैं और उस पे अगले 6 महीने साल के अखराजात शुरू कर देते हैं। हमें इससे निकलना पड़ेगा बाबू, इसको इसको सोचना पड़ेगा। समझ 70 क्या 700 अरब डॉलर आ जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए माहौल चाहिए। उसके लिए आपको जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए सिस्टम लॉज को सही करना पड़ेगा। जो आपने बात की, टैक्स की बात की, जो स्मगलिंग की बात की, और जो दूसरी चीजें वो पहले सही करनी पड़ेंगी। ये एमनेस्टीज देकर और ये देकर और वो देकर 40 का डॉलर हो जाएगा, 50 का डॉलर हो जाएगा, ये लोगों को नफरत है ये आलमी सरमायाकारों को। वो देखते हैं कि आपके इदारे कितने मजबूत हैं, इदारों का कितना कंट्रोल है। ये नहीं कि एक सियासतदान जाके चैम्बर में जाके जो है ऐलान कर दे, रात को कैबिनेट से अप्रूव करा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे। तो ये प्रॉब्लम है हमारा मेरे दोस्त। मुजम्मल असलम साहब, आपका कीमती वक्त, आपकी राय का, आपके तजज़िये का बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।